दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के नए लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ चुके। तो कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया और किसने यहाँ पे एग्जिट लिया उसको अच्छे से समझेंगे। जियो फाइनेंशियल, आप देख ही सकते हो कि स्टॉक इस समय 300 के नीचे है। थोड़ी दबाव की स्थिति जरूर है, लेकिन अब देखिए इसका फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। कंपनी एक के बाद एक बहुत सारे नए बिजनेस में एंट्री कर रही है और बहुत सारी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिससे इनका मार्केट शेयर बढ़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। कंपनी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे एक मजबूत टीम तैयार कर चुके हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय जियो फाइनेंशियल के नाम पे हो सकता है। यहाँ पे जियो का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, टेलीकॉम के माध्यम से जो नया आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है उसको लेकर भी अपडेट है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो बीएससी पर 268 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.70% की गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा इस समय स्टॉक दबाव में जरूर है। तो यहाँ पे फ्लैट शुरुआत हुई थी बिल्कुल, उसके बाद में कुछ तेजी भी बनी, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। 266 का लो बना। तो यहाँ पे इसका 52 वीक का जो लो है वो 198 का, जबकि हाई 338 का है। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो अपने हाई प्राइस से नीचे आ गया है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से फिर बेहतर करेगा। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 5.34% की तेजी बन चुकी है, यानी स्टॉक के अंदर फिर से करंट दिखने लगा है। 1 मंथ के हिसाब से फिलहाल 10.75% के आसपास की गिरावट है, जबकि 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 11.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। जबकि बात 6 मंथ की करें तो यहाँ पे 19.45% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई है। 9 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 2.88% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखिए पिछले 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर जिसने भी निवेश किया है उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसका अभी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे गिरावट फिर से थमते हुए दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हो कि हमारे सामने जनवरी महीने का म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं। जनवरी महीने में 4 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। आप ये देख सकते हो कि 4 नए म्यूचुअल फंड की यहाँ पे एंट्री हुई है। फ्रेश उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छी बात यह है कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिन्होंने एग्जिट लिया है, यानी या फिर बिकवाली करने वाला कोई नहीं है, खरीदारी करने वाले भले ही ये संख्या कम हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। इसका मतलब यह है कि फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद दिखने लगी है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये देख सकते हो कि यूटीआई ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 93.60 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड ऑर्बिटेज फंड ने 6.52 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 ईटीएफ ने 6.49 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड ने भी 1.25 करोड़ का एयूम किया है इसके अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एलआईसी म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 2.56 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड निफ्टी 100 ईटीएफ ने 4.54 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने 137 करोड़ का एयूम किया है और निप्पॉन इंडिया बीएसई सेंसेक्स ने भी 0.15 करोड़ का एयूम किया है। तो एक तो निप्पॉन के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफी सारा निवेश किया और एलआईसी ने बहुत सारा निवेश किया, यानी एलआईसी को काफी भरोसा है। अब आप देख ही सकते हो कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन्हीं स्टॉक में दाव लगाते हैं जहां पे आगे बढ़ने की काफी अच्छी संभावना हो। उनके पास एक मजबूत रिसर्च टीम है। तो अगर एलआईसी यहाँ पे दाव लगा रहा है तो आप समझ सकते हो कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने एक जबरदस्त यहाँ पे नई है स्कीम शुरू कर दी है आपके लिए। जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट सर्विस शुरू कर दी है, एडवाइजर सर्विस, और वो भी आप सिर्फ 10,000 करोड़ रुपीज का निवेश शुरू करके यहाँ पे इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो अब तक ये माना जाता था कि जो इन्वेस्टमेंट जो आप एडवाइजर सर्विस है वो जो बहुत ज़्यादा बड़े जो हाई नेटवर्थ निवेशक है उन तक ही थी, वही इसका फायदा ले सकते थे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये छोटे लोगों के लिए भी उपलब्ध है। उसके पीछे वजह थी कि काफ़ी जो रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप किसी के लेती है सेवा तो उनको बहुत सारा चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप छोटे निवेशक है 10 20 30 हज़ार का निवेश कर रहे हो तो आपको वो किसी हालत में पहुंचाएगा नहीं।
तो इसी का अब मौके का जो फ़ायदा उठाते हुए जियो ब्लैक रॉक ने एडवाइजर सर्विस तो शुरू की है, लेकिन छोटे निवेशकों के लिए एक नया निवेशक वर्ग खड़ा करने के लिए। तो आप ये देख ही सकते हो कि मात्र ₹350 का मिनिमम चार्ज आप पूरे साल के लिए चुका के इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आपका अगर यहाँ पे एसेट अंडर एडवाइजरी 1 लाख रुपीस से अधिक होगा, तो फिर आपको 0.35% का ईयर ईयर का जो चार्ज देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी रीज़नेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीनों के लिए ये जो पूरी सर्विस है फ्री में दी जाएगी, बिल्कुल जियो टेलीकॉम की तरह। यानी मुफ्त सर्विस देंगे जिससे कस्टमर को भरोसा बने, कस्टमर उनकी तरफ आए और फिर आने वाले समय उनसे चार्ज लिया जाएगा। तो जो सर्विस हाई नेटवर्थ वालों के लिए थी, अब वो सर्विस छोटे लोग भी निवेश कर पाएँगे, पैसा कमा पाएँगे। तो आप देख सकते हो कि ये जियो फाइनेंस पर सर्विस उपलब्ध है और जल्दी ही माई जियो पर भी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो काफ़ी शानदार फैसला किया जिससे आने वाले समय जियो को फ़ायदा होगा ही होगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें, इस बार रिजल्ट ज़बरदस्त रहा है। कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। देखिए दिसंबर 2024 में 449 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार दिसंबर 2025 में 901 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप देख सकते हो कि रेवेन्यू दुगुना हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वृद्धि हुई है। वैसे सितंबर के मुकाबले कम है, सितंबर में 1002 करोड़ के आसपास था, यानी 4 डिजिट में था। लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में रेवेन्यू डबल हो चुका है। बात प्रॉफिट की करें तो यहाँ पे आपको हल्की सी कमी होती हुई दिखाई देगी। दिसंबर 2024 में 295 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट कम होके 269 करोड़ के आसपास आए। वैसे सितंबर में 695 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। तो अब कंपनी अच्छे प्रॉफिट में आने लगी है। यहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है पॉजिटिव। अब रहा सवाल डिविडेंड का, सबके मन में यही सवाल है कि क्या आप कंपनी डिविडेंड देगी? तो बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इस क्वार्टर में ऐलान तो नहीं हुआ है। अब क्वार्टर 4 के अंदर डिविडेंड की संभावना बनेगी। पिछली बार 17 अप्रैल 2025 को कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था। तो ये मार्च पूरा होगा, अब देखिए 2 महीने बाकी है। तो मार्च के बाद कंपनी अब अपना नया डिविडेंड देगी। पिछली बार 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। इसकी 11 अगस्त 2025 की डिविडेंड की डेट थी, एक्स डेट। अब यहाँ पे फिर से अप्रैल में ही डिविडेंड की संभावना बनेगी, ऐसी उम्मीद है। हो सकता है कि इस बार डिविडेंड थोड़ा बढ़ेगा। पिछली बार तो 50 पैसे का डिविडेंड था और पहला डिविडेंड था। इस बार जो दूसरा डिविडेंड होगा उसमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर डिविडेंड मिलेगा कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे एक जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, तो जियो का कारोबार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जियो टेलीकॉम भी अपना अलग से आईपीओ लाने जा रही है। और फिलहाल आप देखें सरकार से जो आईपीओ से जुड़े नियम जो है बदलने की तैयारी कंपनी कर रही है, उसी का इंतजार हो रहा है। क्योंकि कंपनी को काफ़ी कम अपनी जो इक्विटी डाइल्यूट करनी है और सरकार के नियम के हिसाब से अभी वो फिलहाल नहीं हो पा रहा, तो वो इंतजार करे जैसे अधिसूचना आएगी। तो ये देख सको कि डीआरएचपी ड्राफ्ट जो रेड हेरिंग प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट को जारी कर दिया जाएगा, दाखिल कर देगी कंपनी। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने की पूरी संभावना है और इस आईपीओ के जरिए 33,000 करोड़ से लेकर 37,000 करोड़ बीच की रकम जुटाई जा सकती है कंपनी की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो जो 2024 में हुंडई का जो आईपीओ है 27,000 करोड़ का, उस आईपीओ से बड़ा आईपीओ होगा। और कुछ जो निवेशक है जिन्होंने पहले निवेश किया और मेटा, गूगल, वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और साथ में यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। करीब 2.5% की हिस्सेदारी यहाँ पे डाइल्यूट की जाएगी। अभी फिलहाल जो नियम है उसके हिसाब से 5% हिस्सेदारी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव रूल्स में हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे आईपीओ आया जाएगा। तो वो एक बड़ी संभावना है और निवेशकों के लिए भी एक अच्छी संभावना बन रही है। फिर से रिलायंस के एक नए आईपीओ में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।